प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्लस टू केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर रिएक्शन रेट की निर्भरता। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, यानी रिएक्शन रेट पर टेम्परेचर का प्रभाव। देखते हैं किस प्रकार किसी भी रिएक्शन की स्पीड पर, रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के बीच रिएक्शन हो रही है, जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। हमने एक डायग्राम में दिखाया है कि एक बीकर के अंदर हमने दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस के और आयोडीन गैस के। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ये हमें रेड सर्कल से जो दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ आयोडीन गैस के मॉलिक्यूल भी हमने रेड सर्कल से दिखाए हैं। इन दोनों तरह के रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच जब रिएक्शन होगी तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, कोलिजन थ्योरी के अनुसार किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन नहीं होगा, यानी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, तब तक प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। और कोलिजन थ्योरी में यह भी बताया गया है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होंगे वो सारे इफेक्टिव नहीं होंगे, यानी वो सारे एक दूसरे से टकराने पर प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे। ऐसा क्यों? कोलिजन इफेक्टिव इसलिए नहीं होंगे कि कुछ मॉलिक्यूल की तो डायरेक्शन, टकराने की जो दिशा है वो सही नहीं होगी। जब तक सही डायरेक्शन में एक दूसरे से नहीं टकराएंगे तो हो सकता है कि उनके पुराने बॉन्ड ना टूट पाएँ और फिर नए बॉन्ड न बन पाएँ। तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार दो शर्तें इम्पोर्टेंट थी किसी भी इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए। नंबर 1, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और नंबर 2, मॉलिक्यूल की एफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, यानी उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में भी आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि कम से कम वो एनर्जी जो उस मॉलिक्यूल को ज़रूरत है, किस बात के लिए, कि उनके बीच का कोलिजन इतना प्रभावशाली हो जाए कि उनके पुराने बॉन्ड टूट जाए और फिर नए बॉन्ड बन जाए। तो उस कम से कम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, जो उन मॉलिक्यूल को इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए चाहिए। तो इसलिए जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो कोलिजन कर रहे हैं उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है 20% या 30% मॉलिक्यूल के बीच इफेक्टिव कोलिजन हो, और 60 से 70% जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, यानी उनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि इनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल की जो टकराने की डायरेक्शन है वो हो सकता है सही नहीं है, या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एनर्जी कम रह जाती है। एनर्जी कम रहने के कारण उनका बीच का कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाता। हम यहाँ मान के चलते हैं कि उनके बीच के कोलिजन के लिए कम से कम मान लीजिए कि हमें एनर्जी चाहिए एक मॉलिक्यूल को 10 जूल। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके बीच की एनर्जी 10 जूल हो सकता है, जैसे ये है, इनके बीच की हो सकता है 15 जूल हो, किसी की 20 जूल हो, और कुछ मॉलिक्यूल्स की कोलिजन के बीच की एनर्जी 5 जूल भी हो सकती है, किसी की कोलिजन की एनर्जी 2 जूल भी हो सकती है। यानी इस प्रकार जब ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तो उनमें से कुछ की एनर्जी तो 10 जूल या 10 जूल से अधिक है,
और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 10 जूल से कम है। इस प्रकार 10 जूल मिनिमम जरूरी है, जो उसकी एक प्रकार से थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है ताकि उनका कोलिजन इफेक्टिव हो, यानी उनके पुराने बॉन्ड टूट पाएँ और नए बॉन्ड बन पाएँ। अब जितने भी मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से यानी 10 जूल से ज़्यादा है या उसके बराबर है, वो कोलिजन तो इफेक्टिव हो जाएगा, यानी वो तो उससे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन जिनकी एनर्जी कम रह गई तो उनका कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, और जिस कारण फिर वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएंगे, ये स्थिति होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, जब इसको हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, जैसे इसको हम हीट कर देंगे, और हीट करने पर इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा पूरे सिस्टम का, और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाएगी। जो पहले 5 जूल थी, हो सकता हो वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10 जूल हो जाएगी। 2 जूल वाली हो सकता है वो 7 जूल ही हो पाए। किसी की मान लीजिए इनके बीच की जो थी 8 जूल, वो बढ़कर 13 जूल हो जाए। तो इस प्रकार जैसे हम हीट करेंगे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो इन मॉलिक्यूल की सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जिसकी ऑलरेडी 10 थी उसकी भी इंक्रीज हो जाएगी, 15 थी उसकी भी इंक्रीज हो जाएगी, सभी की बढ़ेगी, किसी की कम किसी की ज़्यादा। और ऐसा बढ़ने पर भी ज़रूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल जो 10 जूल की एनर्जी मिनिमम रिक्वायर है उससे ज़्यादा हो जाए, कुछ कम भी रह सकते हैं। जैसे ये हमारा 2 जूल वाला 7 जूल तक ही पहुंच पाया, रह सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम हीट देते हैं जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है, 10 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। कितना डिग्रीज हो जाता है, जैसे पहले इसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, और अब वो 10 डिग्री इंक्रीज होकर 50 हो गया, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री होने पर यह पाया गया कि जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी 10 जूल या 10 जूल से ज़्यादा थी, और 10 डिग्री बढ़ने पर उन मॉलिक्यूलों की संख्या है ना वो डबल हो गई। फॉर एग्जांपल मान लिया पहले 100 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी 10 जूल या 10 जूल से ज़्यादा थी। कहने का मतलब 100 मॉलिक्यूल के बीच में ही इफेक्टिव कोलिजन था। 10 डिग्री इंक्रीज होने पर अब ऐसे मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 200 मॉलिक्यूल हो गई, यानी पहले वाली संख्या से डबल हो गई, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो गई, या ये कहिए डबल मॉलिक्यूल हो गए जिनके बीच में क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। इस प्रकार से जब डबल संख्या हो जाएगी इफेक्टिव कोलिजन वालों की, तो भी प्रोडक्ट भी हमें पहले की तुलना में डबल मिलेगा। यानी डबल मिलेगा मीन्स रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड डबल हो गई। उसी पहले जितने टाइम में हमें मिल रहा था 100 मॉलिक्यूल ही मान लीजिए 5 सेकंड में हमें प्रोडक्ट में चेंज हो रहे थे, अब 5 सेकंड में हमें 200 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार यानी प्रोडक्ट हमें डबल मिल रहा है उसी से उतने ही समय में, यानी रिएक्शन की स्पीड यानी रिएक्शन का रेट डबल हो गया है। इसे अब आप भली भांति समझ गए होंगे। आइए अब इस बात को, इस कंसेप्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें हम नोट करते हैं। पहली बात हमने बताई कि रिएक्शन की जो स्पीड है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ेगी, और कोलिजन की संख्या बढ़ेगी तो फिर रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। पहला पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of reaction।
the rate of reaction of almost all reaction। लगभग सभी रिएक्शन का जो रेट है वो टेम्परेचर में बढ़ने पर बढ़ता है, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने पर क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑलमोस्ट रिएक्शन, लगभग सभी रिएक्शन का रेट बढ़ता है। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, अभी बात करी थी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी टेम्परेचर में 10 डिग्री का इंक्रीमेंट हो जाए तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। ये बात भी मेन नोट करने वाली थी। इन जनरल it is seen that for every 10 degree rise in temperature, टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ोतरी होने पर, राइज होने पर, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, बिकम ऑलमोस्ट डबल, लगभग डबल हो जाता है फिर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। अब हम यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन करते हैं, इससे ही रिलेटेड, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करेंगे। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर is usually expressed in terms of temperature coefficient, which is defined by the equation। देखिए, जो टेम्परेचर का प्रभाव है वो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट की क्या इक्वेशन है? टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कह रहे हैं हम? जिसे हम n से डिनोट कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट T डिग्री। देखिए, T कोई टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल जैसे 40 डिग्री टेम्परेचर हमने एग्जांपल लिया था। 40 डिग्री पर जो रिएक्शन का रेट होगा वो उसका रेट कांस्टेंट आएगा, और 10 डिग्री बढ़ाने पर, यानी 40 अगर हमने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर पर जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा वो, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इस प्रकार टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। thus temperature coefficient can be डिफाइंड एज, किस रूप में डिफाइन करें? रेशियो के रूप में। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? रेट कांस्टेंट का। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट
at different temperature. Rate constant of a reaction at two different temperature, डिफरिंग, जिनमें कितना दो टेम्परेचर के बीच अंतर कितना है, डिफरिंग बाई 10 डिग्री। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन हो गई जो 1 नंबर में एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो तो हमने पढ़ लिया। मुख्यतः दो बातें, नंबर 1 टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, दूसरा कि 10 डिग्री राइज होने पर टेम्परेचर रिएक्शन का रेट लगभग डबल हो जाता है। और ये भी हमने अच्छी तरह समझ लिया कि वो डबल क्यों हो जाता है, उसका हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में 10 जूल ली थी, एक उसके बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूलों की संख्या बढ़ जाती है, यानी इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ जाती है। और इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ने से रिएक्शन की जो स्पीड है यानी रेट है वो बढ़ जाता है। इसे हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार। आइए इसे ग्राफिकली समझते हैं। हम यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं। y एक्सिस पर हम लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मीनिंग है यानी मॉलिक्यूलों का पार्ट, जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल 1/10, यहाँ पर 1/9, 1/8, यानी टोटल मॉलिक्यूल का 10वां हिस्सा, यहाँ ये फिर 9वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और यहाँ पर पूरे इस तरह। या फिर कहिए परसेंटेज में बात भी कर सकते हैं, 10%, 20%, 30%, 40% मॉलिक्यूल। यहाँ ये दर्शाएगा मॉलिक्यूलों की संख्या 60%, 70% एंड सो। और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर हमने लिया है वो हम एनर्जी मैं यह फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/10, 1/9, 1/4 इस तरह ना लेके परसेंटेज में ले रहा हूँ, 10%, 20%, 30% एंड 40% सो ऑन। देखिए अब मान लीजिए ये जीरो एनर्जी 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल एंड सो ऑन। तो जीरो एनर्जी तो किसी भी मॉलिक्यूल की नहीं होती, कुछ न कुछ हर एक मॉलिक्यूल की कुछ न कुछ एनर्जी होती है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल की संख्या तो फिर जीरो ही होगी जिनकी एनर्जी जीरो है। लेकिन जो 2 जूल वालों की एनर्जी थोड़ी सी हो सकता है, 10% तक हो, फिर 1 जूल वालों की 20% तक हो, 3 जूल वालों की 30% तक हो। इस तरह से वो एनर्जी, अब जैसे यहाँ पर यहाँ जो एनर्जी है वो, ये जो एनर्जी मान लीजिए ये आपकी 8 जूल। 8 जूल जो एनर्जी है वो 8 जूल एनर्जी वाले मॉलिक्यूलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वो 50% है और ये कुछ 30% और ये रहेगी। फिर 8 जूल से ज़्यादा जो एनर्जी वालों की संख्या वो फिर यहाँ पर हो सकता है 20% हो, फिर और थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी वालों की भी थोड़े होगी 10%, ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी।
इस तरह से होगी। और ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये जो एनर्जी है, हो सकता है ये हमने 15 जूल मान ली, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी है। यानी इस एनर्जी से ज़्यादा वाले जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस एनर्जी से ज़्यादा वाले यहाँ जो मॉलिक्यूल है, ये हो सकता है 10% है, 20% मॉलिक्यूल है ये टोटल का, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है। तो इन्हीं मॉलिक्यूल का कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा और वो प्रोडक्ट में चेंज होगी, यानी यही रिएक्शन करेंगे। बाकी जो ये मॉलिक्यूल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम वाले रह गए, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन इनइफेक्टिव होगा, यानी इफेक्टिव नहीं होगा, यानी वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। फिर क्या हुआ कि हमने टेम्परेचर, ये बात थी टेम्परेचर T पर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने इन सारे मॉलिक्यूल्स का, तो इन सभी की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जो ये पहले 10% थे इतनी एनर्जी वाले, अब इनकी संख्या कम हो जाएगी, यानी आधी रह जाएगी, आधी रहेगी। पहले इतने मॉलिक्यूल्स थे 10%, अब इतनी एनर्जी वाले कम रह गए क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा। इस यानी जो पहले 8 जूल वाले थे 50%, वो घटकर हो सकता 40% रह गए, तो बाकी जो वो को हाई एनर्जी वाले बन गए। तो इस प्रकार से जो पहले ये केवल यही मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे, अब टेम्परेचर करने पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, वो भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है एनर्जी की, जैसे ये 15 जूल मानी थी, उससे ज़्यादा या उसके बराबर के हो गए। और ये लगभग पहले वाले मॉलिक्यूलों की संख्या में लगभग डबल हो गए। और ये अगर डबल हो गए पहले वाले की, पहले जो ये थे उनकी तुलना में, अब ये डबल हो गए। तो इस प्रकार मॉलिक्यूल अगर डबल हो गए इफेक्टिव कोलिजन वाले, तो रिएक्शन की स्पीड भी एक प्रकार से डबल हो गई। तो इसे इस प्रकार हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। आइए इस बात को भी अब हम नोट करते हैं। क्या बात हमें नोट करनी है? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन become double, become डबल। कब हो जाती है डबल? विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्यों? बिकॉज अभी आपको अच्छी तरह से समझाया है, बिकॉज कि इफेक्टिव कोलिजन की संख्या डबल हो जाती है। क्यों? मॉलिक्यूलों की संख्या डबल हो जाती है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, the number of effective collision becomes double। इफेक्टिव कोलिजन की संख्या डबल हो जाती है। क्यों? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाता है भाई? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री, 10 डिग्री बढ़ने तक क्या हो जाता है? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का जो हिस्सा है जो पहले 10% था, वो लगभग अब 20% हो गया। थ्रेशोल्ड से एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी वालों मॉलिक्यूलों की संख्या कहिए या टोटल मॉलिक्यूल का हिस्सा कहिए, पहले 10% था तो अब 20% हो गया। तो क्या था? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूलों की संख्या यानी उसका फ्रैक्शन हिस्सा वो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम डबल। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जो हिस्सा है, जो जैसे पहले 10% थे तो अब 20% हो गए। कौन से? हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर और ग्रेटर देन या उससे ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल क्या बिकम डबल, वो डबल हो जाती है। एज शोन इन फिगर, ये लिख देते हैं एज शोन इन फिगर, ऐसा चित्र में हमने दिखाया है ये। So नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिकम डबल। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी या इक्वल एनर्जी वाले मॉलिक्यूलों की संख्या डबल हो गई तो फिर इफेक्टिव कोलिजनों की संख्या भी पहले की तुलना में डबल हो जाएगी। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन becomes double and rate of reaction become double and rate of reaction become double। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक हमारा क्वेश्चन भी बन गया, वाई द रेट of reaction become double when temperature increase by 10 डिग्री। तो 10 डिग्री तक तापमान बढ़ने पर रिएक्शन का रेट डबल क्यों हो जाता है? तो ये उसका ये पूरा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए भी हम एक ग्राफिकल फिगर बनाते हैं। वाई एक्सिस पर हम एनर्जी को शो करेंगे, एक्स एक्सिस पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दर्शाएंगे और वाई एक्सिस पर हम एनर्जी को दर्शाएंगे। अब मान लीजिए हमारी कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के इतनी एनर्जी वाले, ये जो एनर्जी हो सकता है, ये हमने 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल मान ली, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है, ई आर मीन्स ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट किया कहिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की हो सकता है ज़्यादा हो, किसी की कम हो, किसी की 10 जूल हो, किसी की 50 जूल हो, किसी की 40 जूल हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मान ली हमने लगभग 30 जूल। और जब वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तो कोलिजन नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर तो नहीं करेंगे क्योंकि उन कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा उनके बीच में। लेकिन जैसे उनकी हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ते फॉर एग्जांपल इतनी हो गई
और ये इतनी कम से कम एनर्जी उसको चाहिए थी ताकि इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, यानी उनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो इतनी एनर्जी पे जाके वो एक दूसरे से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टेंट तो धीरे धीरे किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या घटनी शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, यानी उन रिएक्टिंग तो ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी भी घटना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट बन गया। ये जो एनर्जी है एक प्रकार से ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी है ईपी। अब ये एनर्जी थी रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, हमने एनर्जी बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? इतनी एनर्जी हमने ये बढ़ाई ताकि उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है जहाँ कम से कम जो उसको ज़रूरत है उस तक उसकी एनर्जी पहुँच जाए। तो ये जितनी एनर्जी हमने बढ़ाई है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँचाने के लिए, बढ़ाई गई एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ाई हमने, यानी ET माइनस ER, जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की जितनी ज़रूरत है उसको, और ऑलरेडी मान लिए 30 जूल तो उसकी खुद की थी और 50 जूल उसको चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो यानी हमने 20 जूल बढ़ाई, यानी ET माइनस ER जो ये डिफरेंस है थ्रेशोल्ड एनर्जी का और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की ऑलरेडी जो उसकी एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस प्रकार से अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन बनेगी एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम EA के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या डेफिनेशन बनी? ये हम एक प्रकार से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी दी है जिससे उनकी एनर्जी क्या हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच गई। द एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब बाय, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की है, सोख ली है एक प्रकार से, एब्जॉर्ब बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स सो दैट, ताकि कितनी एनर्जी हो जाए उनकी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो दैट देयर एनर्जी becomes equal to threshold energy। is called एक्टिवेशन। जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी है उसे हम क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक प्रकार से पहले मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर रहे थे, एक्टिव नहीं थे रिएक्शन के लिए, और हमने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी जिससे उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच गई। अब वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक्टिव हो गए, यानी मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए जो हमें एनर्जी दी है एक्स्ट्रा, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो इसे हम मैथमेटिकली क्या लिखा है? EA इज इक्वल टू ET माइनस ER, जहाँ पर वेयर EA हमारी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, ET क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ER है जो वो
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करने के बाद अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और नोट लिखते हैं। नंबर 1, जिस भी रिएक्शन के रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी यानी कम होगी, यानी जिसे थोड़ी सी ही एनर्जी ज़रूरत होगी, तो इट मीन्स वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी। और मान लिया किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उनको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए वो और रिएक्शन करना शुरू कर दे। अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी इट मीन्स वो रिएक्शन स्लो होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने वाला है ये, द रिएक्शन विद लो एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कम एक्टिवेशन एनर्जी वाली रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शन। वो फास्ट रिएक्शन होती है जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि कम जरूरत होती है उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए। whereas the reaction which require high energy, which require high activation energy, जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और स्लो रिएक्शन, वो स्लो रिएक्शन होती है। सिंपल बात है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। एग्जांपल से जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शंस आपकी क्या है, फास्ट रिएक्शन है। और जो दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन स्लो है। देखने में एक जैसी रिएक्शन है लेकिन ये फास्ट है, ये स्लो, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इसके मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए कम ही एनर्जी चाहिए। इसके मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए यानी इसके साथ कोलिजन करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इस रिएक्शन की स्पीड स्लो है। नेक्स्ट टर्म है जिसे हम डिफाइन करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसे पता है कि जब कोई रिएक्शंस होती है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होता है और उनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। माना कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है A2 और दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल है B2, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, जिसके कारण हम उसको कुछ एनर्जी देंगे जिसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़कर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाएगी। और जैसे ही इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाएगी, जो ए के बीच का बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाएगा और बी के बीच का बॉन्ड है वो भी टूटना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इनके बीच के बॉन्ड टूटने शुरू होंगे तो ए और बी के बीच में नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इस बात को पुनः समझिए, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स
की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद यानी उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाए, और जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो उनके बीच का जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा, और कोलिजन इफेक्टिव होगा तो उनके पुराने बॉन्ड बीच के टूटने शुरू हो जाएंगे और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। अब एक ऐसी बीच की स्थिति आएगी जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जो फिर ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगी क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये फिर ये बॉन्ड एकदम नए बन जाएंगे, ये पूरी तरह से ये बॉन्ड टूट जाएंगे, यानी ए बी प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा जिसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से फिर कम हो जाएगी, यानी कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसको कहा हमने? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी देने पर उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है, जिससे फिर क्या होता है उनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि एनर्जी उसकी हाई होती है, जिससे फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिससे फिर प्रोडक्ट बन जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल्स एक ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के बीच में हम रिएक्शन करें और उसको हम एनर्जी दें, और एनर्जी देने से उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, आयोडीन के बीच में भी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो स्टेट होगी, ये जो स्थिति होगी, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जो अपने आप में अनस्टेबल है ड्यू टू हाई एनर्जी, और जो फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में। तो शायद इस एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट हम किसे कह रहे हैं। लिख लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स which have energy equal to threshold energy are greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होती है तो वो क्या करेंगी? व्हेन कोलाइड, जब वो कोलाइड करते हैं तो उनका कोलिजन इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव होगा तो देन देयर ओल्ड बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स स्टार्ट फॉर्मिंग, और नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे और साथ के साथ नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर एक हमें कम्प्लेक्स, एक जटिल सा मॉलिक्यूल, एक कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एक जटिल संरचना यहाँ पर फिर बनती है, एक कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। और उस जटिल संरचना को हम यानी जटिल मॉलिक्यूल को विच इज नॉन एज एक्टिवेटेड
कम्प्लेक्स, जिसे फिर किस नाम से जाना जाता है? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और वो ट्रांजिशन स्टेट आपको पता क्या होती है? द ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती, वो अनस्टेबल होती है। सो एज सून एज इट फॉर्म्ड, इसलिए फिर ये जैसे ही बनती है, द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, तो उससे तुरंत क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट बन जाते हैं। बिकॉज क्यों? बिकॉज इट्स एनर्जी, जो कम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी इज वेरी हाई, हाई होती है। तो इसका हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे फॉर ए रिएक्शन, एक जनरल रिएक्शन के लिए ले लेते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन हमने जनरल ली A2 प्लस B2, जिससे प्रोडक्ट बन रहा है AB। इसे हम समझते हैं, ये AA के बीच बॉन्ड है और BB के बीच बॉन्ड है B के मॉलिक्यूल्स में। तो जैसे उसको एनर्जी दी जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे के बराबर या उससे ज़्यादा होती है, तो AA के मॉलिक्यूल बॉन्ड BB के बीच के बॉन्ड टूटने शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति को हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है, जैसे ही ये बनता है तो तुरंत ये किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, AB प्रोडक्ट। इसका हम एग्जांपल्स दूसरा और ले सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन के बीच बॉन्ड है, वो जैसे ही हम एनर्जी दे के इनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी कर देते हैं, तो इनके बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन होने पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाता है और आयोडीन के बीच में भी, और नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। और इसे हम एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहते हैं, जिससे फिर वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये तुरंत ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसे हम HI की फॉर्म में लिखते हैं। तो आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक छोटा सा हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या कोल, उनकी रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसलिए उनके बीच में कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता। जैसे आप पेट्रोल के मॉलिक्यूल है, उसको आपने एयर में खुला छोड़ दिया तो उसका कोलिजन तो हो रहा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ पेट्रोल के मॉलिक्यूल का, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल फ्यूल है उसके मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। अगर उसको हम थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे, जैसे ही उसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो तुरंत वो एक्टिव हो जाएंगे और वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, कंबंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स, काइनेटिक्स
स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल चाहे आपको पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा जो भी है उसकी हम बात करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल like coal, kerosene, etc. is highly एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है जब रिएक्शन करते हैं। बट स्टिल, फिर भी क्या है ये, द फ्यूल्स कैन बी स्टोर सेफली, उनको हम बड़े आसानी से सुरक्षित स्टोर कर लेते हैं। फॉर ईयर्स, काफ़ी सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा क्यों है? वाई? बिकॉज दे हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी, उनको एक्टिव होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, वो ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एंड हाई थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इसलिए ही तो उनको फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो स्टेबल रह पाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, और उनको हम सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, जिसे आप इजीली समझ गए होंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।